नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल देश में कुछ बयान और कुछ मुद्दे बहुत तेजी से चल रहे हैं। एक अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को छोड़ दें तो उसके बाद जो एक सामाजिक और राजनीतिक, अब इसको दुराव कहें या एक तरीके का विमर्श, वो बहुत तेजी से चल रहा है। श्री रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दी गई टिप्पणी के बाद वो मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी एक और नेत्री, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे केशव प्रसाद मौर्य को, उनको हराया था, पल्लवी पटेल, जो इस समय योगी सरकार में अपना दल की अध्यक्ष और मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल उनकी बहन है। पल्लवी पटेल ने भी रामचरितमानस को पार्टी उस पर बैन लगाने की बात कर दी है। इसी बीच एक बयान आया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का। गोस्वामी तुलसीदास चूंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को अभी निशाने पे ठीक से लिया हुआ है। तमाम सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों के तमाम नेता ले रहे हैं और देश और समाज के तमाम बुराइयों के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये राजनीति कोई बहुत नई नहीं है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से इसने पांव पसारे हैं। इसी दौरान जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का जब बयान आता है कि जाति प्रथा वेदों ने नहीं बनाई, भगवान ने नहीं बनाई, वो पंडितों ने बनाई है, उसको लेकर एक अलग किस्म की बहस शुरू हो गई है। तो ब्राह्मणों पर जो लगातार ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों पर जो लगातार एक तरीके का विमर्श या जो चीज़ें चल रही थी, उसको लेकर एक अलग किस्म से माहौल बन गया। ये अलग बात है कि मोहन भागवत जी स्वयं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि जो सरसंघ चालक होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, एक समय माना जाता था कि वो एक विशेष वर्ग का कोंकणस्थ ब्राह्मण, उससे जो आएगा। खैर, जरा हम बात करते हैं पहले पल्लवी पटेल और सरसंघ चालक के बयान के मायने राजनीति में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी अनायास नहीं है। एक बार जब बयान निकलता है, एक बार कोई बात निकल जाए तो आप मानकर चलिए कि वो शायद धोखे से जबान फिसल गई होगी, ऐसा कुछ हुआ हो जाए। लेकिन जब लगातार पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को जीवित रखे हैं, तो मानकर चलिए कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, उसके अपने राजनीतिक नफा नुकसान और एक गणित होगा। तो पल्लवी पटेल के लेकिन एक बयान से एक बात तो पहले उस पर कुछ सवाल जरूर उठाने पड़ेंगे कि क्या श्री रामचरितमानस स्कूलों में सीबीएसई या आईसीएसई या यूपी बोर्ड के क्या पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है? कि उसमें सवाल पूछा जाता है कि दशरथ किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश में कितने लोग हुए, या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे, या इनके परिवार का विस्तार क्या था, इनका साम्राज्य कहाँ तक था? इस तरीके का जहाँ तक मुझे याद आता है कोई पाठ्यक्रम में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी श्री रामचरितमानस निशाने पर क्यों है? उसके जो दोहे हैं, इस पर हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। शूद्र गंवार, ढोल पसवारी, सब सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर अलग अलग व्याख्याएं हैं। जहाँ तक जो मानस विशेषज्ञ हैं उनका भी साफ साफ ये कहना है कि जो ताड़ना से प्रताड़ना का अर्थ लगाया जा रहा है उसमें ये मतलब नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्री रामचरितमानस में जो दोहे या जो चौपाइयाँ कही गई हैं, जो भगवान के श्रीमुख से कहलाई गई हैं, वही मान्य मानी जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं मानी जाएंगी। क्योंकि ताड़ना का एक अर्थ, ताड़ना मतलब हम ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसका भी एक अवधि में मतलब माना जाता है। खैर, उस मतलब पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन इसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं उस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि कमंडल बनाम मंडल की जो राजनीति है, उसमें जिस तरीके से मंडल यानी आरक्षण और दलित और ओबीसी, ये जो जातीय राजनीति थी, ये कहीं ना कहीं जब हिंदू और मुसलमान का जो नैरेटिव आया, राम मंदिर जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व वाली छवि के सामने, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में आ गए, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ऐसे समय में जब राम मंदिर का निर्माण लगभग आगे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, शिलाएं जनकपुरी से लेकर यहाँ तक आ रही हैं, तो वो एक माहौल बन रहा था। उसी बीच रामचरितमानस को लेकर ये बात उठाई जा रही है।
तो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति वो तो समझ में आता, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक ने ये बात क्यों कही। देखिए, इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात, जितना संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रिश्ते रहे उस पर 2-3 घटनाएं मुझे याद आती हैं, उन पर तो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन मोटे तौर पर एक बात निश्चित तौर पे कहें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एजेंडे तय करता था, भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती थी और उसको पूरा करने का दायित्व होता था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसी आधार पर 1952 यानी 1952 में जनसंघ की स्थापना की थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय आए थे संघ से, और भारतीय जनता पार्टी जो बाद में 1981 में, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो संघ के दिए हुए कामों को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी का काम था, क्योंकि कोई राजनीतिक तरीके से वो अस्पष्टता उनकी जा नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल खड़ा किया, जो आज सबसे ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और लगातार दूसरी बार भी सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो जाहिर तौर पर संघ का जो एजेंडा था वो भारतीय जनता पार्टी आगे लगा रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ही संघ परिवार की धुरी संघ की बजाय बनती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अनुच्छेद 370-35 का मामला हो, चाहे सीए हो या एनआरसी हो, इन सभी मुद्दों पर चूंकि काम सरकार को करना है, मुद्दे राष्ट्रीय सेवक संघ उठाता था, आरएसएस उठाता था। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से इन सब मुद्दों पर काम करना शुरू किया, उनको तार्किक परिणति तक पहुंचाना शुरू किया, तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरीके से देखा जाए तो वो अब आगे चलने वाला संगठन नहीं, पीछे से वाकई मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में आता दिखाई पड़ रहा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना अस्तित्व उस तरीके से बनाए रहे कि वही पितृ संगठन है, और ये पिता इतना बूढ़ा और कमजोर नहीं हुआ है, ये समय समय पर बताना और जताना कई बार जरूरी भी हो जाता है। तो एक तो मोहन भागवत जब ये कहते हैं तो इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आरएसएस चूंकि सत्ता से पोषित नहीं होता था, वो एक वैचारिक अधिष्ठान था, लोगों के घरों से कुछ लोगों, कुछ औद्योगिक घराने हों, कुछ व्यापारिक घराने हों, या जो हिंदू भावनाएं थी उनके साथ में वो लोग उनको सहयोग करते थे और घर घर जाकर इस तरीके से उनका काम होता था। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार भी बड़ा हो गया, उनके बड़े बड़े कार्यालय बन गए हैं, उनके अपने खर्चे, उनके रहने का तरीका, चूंकि वो गुड़ और चना खाकर जीवन व्यतीत करने वाले स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी नहीं रहे, तो उसके लिए सत्ता में रहना जरूरी है, वो चीजें चलती रहे। चाहे केंद्र में अभी उनको ऐसा लगता है कि अगर ये पूरे देश में पूरी तरीके से अपना नेटवर्क, और नेटवर्क तो उनका खड़ा है, लेकिन अपने रिसोर्सेज बहुत मजबूत करने हैं, तो उसके लिए अभी सत्ता में बीजेपी का रहना जरूरी है। बीजेपी के खिलाफ जब समाजवादी पार्टी, खासतौर से जो उनके राष्ट्रपुरुष या जिनके जिस राम लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उस मुद्दे पर जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो ब्राह्मणों को लेकर प्रहार हो रहे हैं, रामचरितमानस पर प्रहार हो रहे हैं, तो जब ऐसी कोई बात आती है तो उसकी काट के लिए पॉलिटिकल की बजाय सामाजिक तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा दिलचस्प जवाब होता है हर मौके पर कि भाई हम तो सांस्कृतिक संगठन हैं जिसका काम देश को जोड़ना है और जनसेवा करना है। तो जो राजनीतिक बातें सांस्कृतिक संगठन के जरिए अगर आगे बढ़ाई जाती हैं तो उसमें उस तरीके की डिबेट नहीं होती है और वो पूरा उद्देश्य भी हल होता है। तो जो बात नरेंद्र मोदी या अमित शाह या राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ सीधे नहीं कह सकते, उस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे लीड लेता है और वो इस जो जातीय जो एक ज्वार या जिसको कहें जाति धड़ेबंदी बनाने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जा रही है, उसमें वो अपनी एक कोशिश करता है, क्योंकि जाति टूटे और मतलब हिंदू सब एक उस पर आए, तो इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जोर रहा। हालांकि जाति कहाँ से आई, अब इसको लेकर अलग अलग विवाद हो सकते हैं, अलग अलग विवाद, माफ कीजिएगा, अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, अलग अलग उसके पीछे वो गाथाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जाति किसी एक व्यक्ति या कुनबे नहीं बनाई, उसके पीछे वर्ण व्यवस्था होती थी और 3000 जातियों में अगर ये 3000 जातियां किसी एक समुदाय ने बनाई होगी, इसका कोई लॉजिकल रीजन नजर नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी जब वो कहते हैं तो ये बात समझी जा सकती है कि राजनीतिक तौर पर,
क्योंकि संघ और बीजेपी को ये लगातार लगता चला आ रहा है कि ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय है जो पूरी तरीके से उनके साथ में रहता है, तो उस पर वो भी लिबर्टी लेते दिखाई पड़ते हैं। और दूसरे कोई जातियां इस तरीके से छिटक कर न जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आकर एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए सामने आता। वो अलग बात है कि उस पर कई बार ऐसे आपको याद होगा आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से बिहार में मसला बिगड़ ही गया था। 2015 में माना जा रहा था कि मोहन भागवत के उस बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई, हालांकि वो जाति समीकरण किस तरीके से थे वहां पर वो देखने की बात थी। तो जब मोहन भागवत का ये जो बोलना है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और ये कोशिश उसी दिशा में थी। लेकिन वो अब खुद विवाद में फंस गए। जब विवाद में फंस गए तो जो प्रचार प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि राजनीतिक पंडित जो शब्द का इस्तेमाल किया उसका ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। खैर, हो क्या रहा है कि जब राजनीतिक दल के पीछे वैचारिक अधिष्ठान वाला संगठन चलता है तो उसके बाद इस तरीके की दिक्कतें या इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस कई बार आ जाते हैं। तो एक कोशिश तो थी, मतलब बीजेपी को बचाने की, बीजेपी की राह आसान करने की, कि पल्लवी पटेल क्या कह रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उसका अपना सबसे बड़ा जो वोट बैंक है ब्राह्मण, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात में भारतीय जनता पार्टी से आशय है, कहीं ना कहीं उसके बीच में कहीं गलत मैसेज देते दिखाई दे। उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया हुई, सफाई आई है, लेकिन कुल मिला के कई बार तीर जब निकल जाता है तो इतनी आसानी से तर्कश से वापस नहीं आ पाता है। तो अब देखने वाली बात है कि ये इसके मायने कहाँ तक जाते हैं। पर एक बात तो तय हो चुकी है कि आरएसएस जो एक नेतृत्व वाली जो बात होती थी वैचारिक तौर पे, जिसका काम टॉर्च बेयर्स यानी मशाल लेकर वो साथ चलता था, वो नहीं कर रहा है। वास्तव में उसका काम वो रह गया है कि सरकार जो कर रही है, सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए, विचार के लिए नहीं, सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए और विचार के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। जो इसका अंतर है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक तरीके से जो एक दोहरापन जो उसके अंदर आ रहा है, जो एक दो राह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हो जाता, उसका प्रमुख कारण यही है। तो राजनीति में आज इतना ही, इसके बाद फिर होगी आपसे।